नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परासरण दाब। अब क्या होता है परासरण दाब, देखो क्या मीनिंग होता है इसका। परासरण दाब का लास्ट टॉपिक है हमारा इसका, यानी कि हमारे जो अणु संख्या गुणधर्म है, 4 गुणधर्म पढ़ रहे थे उसमें से ये हमारा चौथा गुणधर्म है। तो परासरण दाब में वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाते हैं, स्वतः प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाते हैं या परासरण कहलाती है। तो वह प्रक्रिया परासरण क्या प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, किसके अणु, सिर्फ विलायक के अणु कहाँ जाएंगे, कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में, ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से जाते हैं तो प्रवाहित होते हैं, तो परासरण कहलाती है, ठीक है इस क्रिया को। अब देखो इसको हम इस तरह से समझेंगे बच्चों, कैसे, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से, ठीक है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। कैसे, देखिए ये एक डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे, आप इसको समझिए ऐसे, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में यहाँ पर क्या है, वह प्रक्रिया से विलायक के अणु, यहाँ पर मेरे पास में, यहाँ पर ये सारे के सारे मेरे पास क्या उपस्थित हैं, ये है मेरे पास में यहाँ पे विलायक, क्या है, विलायक, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास में क्या प्रेजेंट है, विलयन। अब ये विलयन कैसे हुआ भाई, विलयन तो जब ही होगा जब इसमें कोई विलय पदार्थ मिलाया जाएगा, विलायक में विलय मिलाएंगे तभी तो विलयन बनेगा। तब यहाँ पर मैंने क्या मिला दिया, विलय। कौन सा विलय मिलाया था, नमक मिला दिया, ठोस मिला दिया, ठीक है। तो ये मेरा बन गया विलयन, क्या बन गया, विलयन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरा विलायक था, शुद्ध विलायक, यहाँ पर मैंने इसमें क्या बना दिया, विलयन बना दिया। कैसे बनाया, इसमें नमक डाल दिया। ठोस पदार्थ कौन सा है, अवाष्पशील, वही तो पढ़ रहे हैं हम, सारे गुण उसी में पढ़ रहे हैं सब चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मेरा जो विलयन बना है, ये विलायक बना है, ठीक है, बन गया। अब इनके बीच में कौन है, ये है एसपीएम या अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली। देखो वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु, ये विलायक ही जाएगा, इसकी ये विशेषता है इस झिल्ली की कि इसमें से सिर्फ विलायक के कण ही जाएंगे, ठीक है। तो विलायक के अणु इसमें से जाएंगे, तो विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन में से अधिक सांद्रण वाले विलयन में। देखो सबसे पहले तो जो विलायक जो है, यहाँ पर विलायक जो है वो विलायक जब खुद की बात करें, हम सिर्फ विलायक की बात करते हैं, तो विलायक का हमेशा गमन कहाँ होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। कहाँ होगा, अधिक सांद्रता से कम की ओर, है ना, कम की ओर, ठीक है। यानी कि विलायक कहाँ जाएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अब देखो यहाँ पे विलायक ज्यादा है, यहाँ पे विलायक कम है ना। विलायक कम क्यों है, क्योंकि यहाँ विलय के कण भी आ गए। तो विलायक कम है तो विलायक कहाँ जाएगा, अधिक सांद्रता से कम की ओर। यहाँ ये ज्यादा है तो वहां कहाँ जाएगा, जहां पे इसकी सांद्रता कम है, अधिक से कम की ओर, ताकि यहाँ पर जो है वो साम्य स्थापित हो सके, ठीक है। अब देखो यानी कि दोनों को बराबर करना चाहता है वो, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगा, कौन जाएगा, विलायक। अब परिभाषा क्या है, वह प्रक्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन, देखो इसको पूरा पढ़े, कम सांद्रण वाला विलयन। तो यहाँ पर जब विलयन की बात करें तो ये विलयन जो है इसमें सांद्रता अधिक है, इसमें अधिक सांद्रता वाला, ये अधिक सांद्रता है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें विलय के पदार्थ ज्यादा है ना। इसमें तो विलय है ही नहीं, ना के बराबर है, होगा तो मान लो कोई भी एक कण या ना के बराबर। तो यहाँ पर जो है विलयन की अगर हम बात करें तो कम सांद्रता है, कम सांद्रता, किसके कम सांद्रता है, विलयन की। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यह जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में इस झिल्ली में से होकर के जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण। क्या कहलाती है, परासरण।
अब हम तो पढ़ रहे हैं परासरण दाब, बिल्कुल पढ़ेंगे परासरण दाब को भी, पर पहले परासरण तो समझ लें, उसके बाद हम जानेंगे कि परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहां से कम सांद्रता से, है ना, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। अब सांद्रता यहाँ पर किसकी कम बात कर रहे हैं हम? विलयन की। तो दोनों ही बातें अपने आप में सही है कि विलायक की खुद की बात की जाए तो यह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ विलायक ज्यादा है, यहाँ विलायक कम है। लेकिन अगर हम विलयन की बात करें तो ये विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जाए, यानी दोनों ही बातों में विलायक का गमन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट है हमारा परासरण दाब। अब परासरण दाब क्या चीज है? परासरण में विलायक का प्रवाह एसपीएम द्वारा कम सांद्रण वाले विलयन से, यानी कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की और जो है वो साम्य अवस्था स्थापित होने तक सतत बना रहता है। यानी क्या मतलब हुआ इसका? परासरण में विलायक का प्रवाह एसपीएम द्वारा कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर साम्य अवस्था स्थापित होने तक सतत बना रहता है, और इस प्रवाह को विलयन की ओर अतिरिक्त दाब लगा करके रोका जा सकता है। और यह अतिरिक्त दाब जो कि विलायक के प्रवाह को रोकता है उसे ही हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। यानी कि हमने क्या बताया भाई, जो विलयन है उस विलयन में एक तरफ तो सांद्रण कम है और एक तरफ सांद्रण ज्यादा है। अब विलायक के कण कहाँ जा रहे हैं? विलायक के कण जा रहे हैं कम सांद्रणता से अधिक सांद्रता की ओर। किसकी? विलयन की। तो विलयन की कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की तरफ कौन जा रहा है? विलायक के कण। किसमें से होकर जा रहे हैं? एसपीएम, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जा रहे हैं, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो ये साम्य अवस्था स्थापित होने तक ऐसा होता रहेगा जब तक साम्य अवस्था स्थापित नहीं होती। अब इस प्रवाह को रोकें कैसे? अब इसको रोकना है हमको, अभी तो बढ़ता जाएगा, इसको रोकें कैसे? तो इसको रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे कहा जाता है परासरण दाब। यानी कि इस प्रक्रिया को रोकने के लिए किसको? विलायक के प्रवाह को, जो विलायक जा रहा है उस विलायक को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है बच्चों वो है परासरण दाब। अब कैसे? देखो इसको मैं ऐसे समझाती हूँ आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए हमने ये डायग्राम बनाया है ना, इस डायग्राम में ये कह रहा है कि ये विलायक का यहाँ से यहाँ तक प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ये होता रहेगा जब तक ये साम्य स्थापित नहीं होता। लेकिन इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? दाब लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? दाब। प्रेशर से इस पे दाब लगाया जाता है, और दाब लगाने से क्या होगा? जैसे ये फ्लो हो रहा है और जब दाब लगाया जाएगा तो फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो इस प्रवाह को रोकने के लिए, इसको रोकना है तो क्या लगाया जा रहा है? इस पे दाब लगाया जा रहा है। यानी कि परासरण को प्रक्रिया जो हो रही है इसको रोकने के लिए, इस प्रवाह को कम करने के लिए जो दाब लगाया जा रहा है वही दाब क्या है? परासरण दाब। ठीक है, तो इस तरह से कम से ये अणु जा रहे हैं, अब इसको रोकना है तो ये दाब लगा दिया, और दाब लगा करके इसको यहाँ पर हमने रोक दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा, क्या देखा कि जो है वो यह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है उसे क्या कहलाते हैं? परासरण दाब। देखो परासरण की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे किशमिश है, पानी में रख दो फूल जाती है ना, ये सब क्या है? परासरण ही तो है। तो हमारी जो कोशिका है शरीर में, या जो भी जंतु है, या हम बात करें किसी भी पेड़ पौधों की बात करें तो सभी हम लोग किससे बने? कोशिकाओं से, है ना। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से। तो कोशिका में क्या पाई जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पाई जाती है एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली, है ना। चलो अब ये तो बातें हुई हमारी परासरण दाब की। अब इसकी भी थोड़ी सी हम फॉर्मूला और सूत्र भी देख लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो अब जो परासरण दाब है बच्चों,
परासरण दाब को कैसे व्यक्त किया जाता है? इसको व्यक्त किया जाता है पाई से। किससे? पाई से। ठीक है, ये पाई किसको बता रहा है? परासरण दाब को। अब ये परासरण दाब किसके समानुपाती हुआ? सोचो, ये परासरण दाब किसके समानुपाती हुआ, यानी कब ये और ज्यादा कब लगाना पड़ेगा? ये और ज्यादा जब लगाना पड़ेगा जब हम विलेय की मात्रा को बढ़ाए जा रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ठोस पदार्थ जो हमने डाला है, जो विलेय हमने डाला है, जो नमक हमने डाला, उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने उसको बढ़ाते जा रहे हैं तो सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। सांद्रता किसकी? विलयन की। और विलयन की सांद्रता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, विलायक के कण उतनी ही तेजी से आएंगे, क्योंकि विलायक के कण का क्या काम है? कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर, है ना। जहां पे विलयन का सांद्रण कम है वहां से वो अधिक की ओर जाएगा। ठीक है, क्योंकि विलायक के कण तो वहां कम हो रहे हैं, विलायक तो वहां कम हो रहा है जब हम विलय मिला रहे हैं, तो उसको तो विलायक बढ़ाना है वहां पे, तो उसके लिए उतने ही प्रेशर से वो उस पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी मात्रा हम विलय की बढ़ाएंगे, है ना, विलय के मोल जितने, तो मतलब विलय की मात्रा बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब किस पे निर्भर कर रहा है? उसकी सांद्रता पर। किस पर निर्भर कर रहा है? सांद्रता पर। और सांद्रता यहाँ पे क्या है? C। ठीक है, इसके अलावा पहली बात तो इस पर, दूसरा किस पे निर्भर करता है बच्चों? दूसरा निर्भर करता है ताप पर। जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे भाई, किसी भी चीज के लिए ताप बढ़ाएंगे तभी तो अणुओं को क्या मिलेगी? गतिज ऊर्जा मिलेगी। और गतिज ऊर्जा मिलेगी तो वो कण जो अणु है उतनी ही प्रेशर से आगे जाएंगे, है ना। विलायक के कण जो है अगर गतिज ऊर्जा मिलेगी तो उतनी ही प्रेशर के साथ वो कहाँ जाएंगे? विलयन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर पाई को और कौन प्रभावित करेगा? T, यानी कि ताप। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? यानी कि पाई बराबर CRT। अब आप कहोगे R क्या आ गया? ये R है हमारा नियतांक, है ना। R क्या हो गया? R है नियतांक। क्या हो गया? R नियतांक। ठीक है, तो इस तरह से अब C का मान क्या रख सकते हैं? C का मान मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स विलयन में उपस्थित है। विलय के मोल है ना, विलय के मोल। अब देखो विलय के मोल किस में बच्चों? विलय के मोल विलयन में, है ना। तो विलयन का आयतन, यानी कि क्या हुआ? C बराबर क्या हुआ? N/V। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बराबर क्या हो गया? N/VRT। ठीक है, तो ये हमारा मान हो गया है किसका? परासरण दाब का। तो ये हमारी हो गई परासरण दाब के लिए हमने कैलकुलेशन निकाल दी है। ठीक है, यानी N/VRT। और N/V विलय के मोल, विलयन में आयतन, क्या होता है हमारा? मोलरता। क्या होती है? मोलरता। ठीक है बच्चों, और मोलरता में N नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो पता ही है हमें आपको। N बराबर क्या होता है? भार बटे में अणुभार। ठीक है, तो विलय का भार बटे में अणुभार। ठीक है, मान रख देंगे और हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ और बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। परासरण में ही क्या बातें हैं वो भी देखते हैं। चलो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे समपरासरी विलयन। क्या मतलब होता है समपरासरी? नाम से ही पता चल रहा है, समपरासरी यानी कि जिसका परासरण दाब समान हो। परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन, यानी कोई दो विलयन हमने ले लिया, उन दोनों विलयनों का परासरण दाब जो है वो बराबर होता है, तो उसे कहते हैं समपरासरी विलयन। यानी कि एक विलयन है, इसका है पाई1, दूसरा विलयन का क्या है? पाई2। ठीक है, तो दिए गए ताप पर किसी दो विलयन की बात हो रही है, तो यहाँ पर दोनों का बराबर है परासरण दाब, तो उसे बोलेंगे समपरासरी विलयन। इसके लिए C1RT बराबर C2RT। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? C1 बराबर C2, यानी कि हम करते हैं N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई किसके लिए? ये बात हो गई है हमारी समपरासरी विलयन के लिए, यानी कि वो विलयन जिनका सांद्रता समान है, परासरण दाब भी उनमें समान लगेगा। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं बच्चों अति परासरी विलयन एवं अल्प परासरी विलयन की। क्या होते हैं अति परासरी और अल्प परासरी विलयन? देखो इसमें क्या होता है, अति यानी कि ज्यादा, अल्प यानी कि कम, यही मीनिंग हुआ, यानी एक का ज्यादा और एक का कम। अब ऐसा कब हो सकता है, ऐसा जब हो सकता है हमने मान लीजिए 2 विलयन लिए, ठीक है, तो 2 विलयन में से एक का परासरण दाब ज्यादा है और दूसरे का परासरण दाब कम है, तो क्या हो गया, जिसका ज्यादा है वो हो गया अति परासरी और जिसका कम है उसका हो गया हमारा अल्प परासरी विलयन, ठीक है। तो इस तरह से हम उदाहरण भी इसका देख सकते हैं, यानी कि हम उदाहरण देख सकते हैं कि यदि हम कोशिकाओं को 0.9% द्रव्यमान बटे आयतन का ये परसेंटेज है से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें तो जल कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, तो मतलब वो क्या हो जाएंगी, संकुचित हो जाएंगी। जल बाहर निकल गया है ना, तो संकुचित हो गई, तो इस प्रकार के विलयन को बोलते हैं अति परिसारी विलयन। कैसा, अति परासारी विलयन, यानी इसके लिए पाई वन ये मान लीजिए जैसे पाई 1 पाई 2, तो ये पाई 1 है ना, ये ज्यादा है पाई 2 से, ठीक है। तो इसके लिए अति परासारी जिसके लिए ज्यादा है, जिसके लिए दाब ज्यादा है, यानी कि पाई 1 अति परासारी। और यहाँ पर यदि लवण की सांद्रता इसी विलयन से कम हो तो जल कोशिकाओं के अंदर प्रवाहित होगा तो वो फूल जाएंगी और ऐसा विलयन होगा हमारा अल्प परासारी, यानी यहाँ पर पाई 2 का मान कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो विलयन है, 2 विलयन में हमने कंपैरिजन किया, तो यहाँ पर इसका दाब ज्यादा है ना परासरण, तो अति परासारी, इसका कम है उसको हमने अल्प परासारी नाम दिया। और इतना ध्यान रखिए हमेशा जल कहाँ जाएगा, विलयन के कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर, ठीक है। तो विलयन का कम सांद्रण जहां है वहां से विलयन के अधिक सांद्रण की ओर गमन करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये 2 हमारे विलयन होंगे, अल्प परासारी एवं अति परासारी। यहाँ पर पाई 1 पाई 2 2 विलयन के मान है, जिसका ज्यादा होगा वो अति परासारी, इसका कम है वो अल्प परासारी, ठीक है। चलिए, और इस केस में क्या होगा, अति परासारी में संकुचित हो जाती हैं और जब हम बात करते हैं अल्प परासारी विलयन की तो ये फूल जाती हैं, ठीक है। चलो, अब हमारा और लास्ट टॉपिक है इसका, वो है हमारा प्रतिलोम परासरण। अब प्रतिलोम परासरण क्या हो गया है, देखो बच्चों, शुद्ध विलायक जब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में से पारगमन करता है, यह परिघटना क्या कहलाती है, प्रतिलोम परासरण, ठीक है। यानी कि शुद्ध विलायक जब अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के जाता है तो यह परिघटना प्रतिलोम, हमने क्या किया, हमने दाब लगाया, दाब क्या लगाया, विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए हमने जो दाब लगाया वो था परासरण। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो हमारा, ये मान लीजिए ये इस तरह से हमने बनाया है ना, इस तरह से ये हमने बनाया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या लगा रहे थे बच्चों, यहाँ पे हमने दाब लगाया, ठीक है, ये हम दाब यहाँ पे लगा रहे थे, ये हमारी SPM है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे ये विलायक के कण है ना, ये हमारा यहाँ पे क्या है, विलायक, ये है विलायक, ठीक है। और विलायक के साथ में ये हमारा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे साथ में ये हमारा पास में प्रेजेंट है, यहाँ पर विलयन, क्या प्रेजेंट है, विलयन, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि विलायक के कण विलयन की तरफ यूं जा रहे हैं, हमने दाब लगाया। अब ये जो पाई है, ये जो परासरण दाब है, जब हम बहुत ज्यादा लगाएंगे, ठीक है, यानी कि दाब जो है वो परासरण दाब से कहीं ज्यादा लगाया जाए तब क्या होगा, जब ये होगा बच्चों के जहां ये विलायक इधर जा रहा था, अब हम दाब लगा रहे हैं, प्रेशर लगा, देखो कोई चीज है जा रही है, अगर हम दाब बहुत ज्यादा लगाएंगे तो वो अपोजिट जाएगी, उल्टी दिशा में जाएगी, तो होगा क्या, ये इस दिशा में जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। घर में जो आरओ जो सिस्टम है ना पानी को फिल्टर करने का, वो इसी पे बेस्ड है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी उल्टी दिशा में जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारी प्रतिलोम परासरण की, यानी कि प्रतिलोम उल्टा अपोजिट, ठीक है। तो बच्चों ये बात हुई इस तरह से कि विलायक के कण विलयन की तरफ जा रहे हैं और जब दाब परासरण दाब से अधिक लगाया जाए तब उस केस में ये उल्टा होगा, यानी रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, जिसको बोलते हैं
प्रतिलोम परासरण, यानी अब विलायक जो ऐसे जा रहा था, दाब ज्यादा लगाया तो कण कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे विलायक के, ठीक है। क्योंकि ये ध्यान रखें कि यह झिल्ली किसको पार करेगी, सिर्फ विलायक के कणों को ही जाने देगी, विलय के कणों को नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है प्रतिलोम परासरण, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हो गई हमारी अणु संख्या गुण धर्म की। जितने भी गुण थे हमने अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, जान लिए। तो मुझे लगता है कि अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एक एक वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं सबके लिए, चाहे वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो, चाहे क्वथनांक में उन्नयन हो, हिमांक में अवनमन हो या परासरण दाब हो। तो इन चारों के लिए हमने सारी बातें जो है वो पढ़ लिए और समझ लिए। तो बच्चों एंजॉय कीजिए अच्छे से और पढ़िए और इसको जानिए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू एवरीवन।